मोहम्मदाबाद किस मुद्दे को लेके? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए एक शॉर्ट नोटिस में। क्योंकि आप सबको पता है कि गांधरबल का जो रोड बनी का मसला था कई सालों से पेंडिंग पड़ा था और आज ये तकरीबन आखिरी मरहले में पहुँच चुका है, टेंडर आउट हो चुका है, काम अलाट हो चुका है। लेकिन अब कुछ शक व शुबहत है। ये जो हमारे सामने जो साथी बैठे हैं ये यहाँ बी अहमद चौक के शॉपकीपर्स हैं। इनका जो मुद्दा है वो आज हम यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं और ये हम आला हुकाम तक पहुँचाना चाहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो रोड बन रहा है पांदस से लेके वाइल तक, इसमें बी अहमद की अगर हम बात करेंगे, बी अहमद का तकरीबन सारा मार्केट इसकी जद में आता है। तो अगर हम बात करेंगे तो हम किसी एक शख्स ने भी या किसी दुकानदार या हाउस होल्डर ने इसके खिलाफ कोई बात भी नहीं की, उसका वेलकम किया है। लेकिन मसला जो है यहाँ से तकरीबन हमें 200 दुकानें जो डिमॉलिश हो रही हैं, जो इस रोड के जद में आते हैं, 200 दुकानें जो डिमॉलिश हो रही हैं। सबसे पहला बड़ा मसला है इनकी रिहेबिलिटेशन का। जो हमारे दुकानदार भाई हैं इनकी रोजी रोटी का कमाल है मामला है। हम चाहते हैं हायर अथॉरिटीज तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इनका रिहेबिलिटेशन कोई होना चाहिए, इनका सेटअप अलग से होना चाहिए। क्योंकि इनकी दुकानें यहाँ से उठ रही हैं तो इनका जो रोजी रोटी पे जो बुरा असर पड़ रहा है, एक वो अहम मसला है। दूसरी बात जो हम यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं वो चूँकि लैंड का इशू है। जैसे हम इसमें ये देख रहे हैं या सुन रहे हैं, लैंड का जो इशू आ रहा है, लैंड का जो इशू है, इसमें जो हमें मुआवजा दिया जाता है, जो कंपनसेशन दिया जाता है, इससे हम मुतफिक नहीं है। कोई भी इसके साथ मुतफिक नहीं है, ना वो इसको मानने के लिए तैयार है। अगर हम बात करेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी रूल्स की, तो यहाँ पे जो मसला हो रहा है, रूरल एरियाज को 4 टाइम्स ये एक्सग्रेशिया ये देते हैं, रिलीफ देते हैं। लेकिन जबकि अगर हम टाउन की बात करें, जो ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, जिसको यहाँ के डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने, जब शमबीर सिंह यहाँ डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने इसको कमर्शलाइज बी अहमद को कमर्शलाइज लैंड करार दिया था। लेकिन हमें जो कंपनसेशन मिल रहा है वो हमें मिल रहा है एक आम मतलब जो नॉर्मल लैंड है उसका रेट यहाँ पे मिल रहा है, वो भी हमें काबिल कबूल नहीं है, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और ये बात हम आला हुकाम तक पहुँचाना चाहते हैं। ये जो इसमें खुदशात हैं, उन खुदशात को दूर करने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। और मेरा ये एक सवाल है इंतज़ामिया से, अगर जब आपकी तरफ से हमें कोई आप कोई कानून इम्प्लीमेंट करते हो, लागू करते हो, तो उस वक्त आपके कवानीन होते हैं जो हमें एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। जब हमारी बारी आती है, जब आम लोगों की बारी आती है, तो हमारी बात को नकारा जाता है। ये एक दोहरा मियार माना जा सकता है। मसला ये है जो हमारी लैंड यहाँ जो कम से कम जो मैं बी अहमद की बात करूँगा, चूँकि बी अहमद के शॉपकीपर्स यहाँ पे बैठे हैं, अपने मुतालबात यहाँ पे लेके आए हैं। जो एसपी ऑफिस से लेके मल्हार जो हमारा यहाँ जो मार्केट ख़त्म होता है, इसमें तकरीबन 200 से ज़्यादा दुकानदार मुतासिर हो रहे हैं। उनकी बाज़ आबादकारी के लिए कौन से इकदाम उठाए गए हैं, हम ये जानना चाहते हैं। उनको कंपनसेशन किस तरह दिया जाएगा। और मैं ये बात भी यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, चूँकि एक R&B महकमा जो इसको असेसमेंट कर रहा है, उनकी तरफ से एक व्हाट्सएप PDF फाइल वायरल हो रही है। जब हम उनसे मिले, एक्जन गांधरबल से, R&B गांधरबल से मिले, तो उन्होंने ला ताल्लुकी का इजहार किया। और ये अफसोस की बात है, एक जिम्मेदार अफसर कह रहा है कि ये हमारा PDF वायरल ये नहीं है और हम ये जांच रहे हैं कि ये किसने किया है। और अगर आप उसमें हम बात करेंगे मुआवजे की, जो इन्होंने स्ट्रक्चर जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर उठ रहा है, उसमें भी मुझे लगता है कि धांधलियाँ की गई है। ये सोचने वाली बात है। जहाँ R&B महकमा टीन के एक शीट को, GI शीट जो हम दीवार के बदले खड़ा करते हैं, वहाँ एक टीन शीट को 5000 का वैल्यू मेरे अंदाजे से दिया जा रहा है। और जहाँ ईंट की गाड़ी लगी है, एक ईंट की गाड़ी उनकी 2000 रुपये की वैल्यू बनती है। ये कहाँ का इंसाफ है। जहाँ आप टीन शेड को 10 लाख रुपए दे रहे हैं, वहाँ आप कंक्रीट दुकान को सिर्फ 1.5 लाख रुपया दे रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है, ये हम जानना चाहते हैं। तो जब हमने उनसे राब्ता कायम किया तो उन्होंने ला ताल्लुकी का इजहार किया। तो हम चाहते हैं कि ये जो असेसमेंट उनका हुआ है उसका रिव्यू किया जाए। ये हमें काबिल कबूल नहीं है। और मैं एक बार फिर आपको ये कहना चाहता हूँ
کہ ہم روڈ وائڈنگ کے ساتھ ساتھ ہیں شانہ بشانہ، اور یہ ایک دیرینہ خواب ہے گاندربل کا کہ یہ روڈ وائڈنگ کب مکمل ہو جائے گی، کام کب سٹارٹ ہو جائے گا، ہم اس کے ساتھ ساتھ ہیں. لیکن روڈ وائڈنگ کے ساتھ ساتھ عوام کو ظلم ہو رہا ہے. جو ظلم جہاں ہم نے بیان کیے ہیں، دکاندار کی دکان جہاں سے اٹھ رہی ہے اس کو کوئی ریہیبلیٹیشن نہیں دیا جا رہا ہے، ایک ہاؤس آنر کا مکان یہاں سے اٹھ رہا ہے اس کو اس کا برابر کمپنسیشن نہیں دیا جا رہا ہے، اور جو باقی اخراجات ہیں ان نارمز کا یہاں پہ خیال نہیں رکھا گیا ہے. یہ بات ہم جاننا چاہتے ہیں. امین صاحب اب ہمیں بتائیے کیا بیہما دکاندار اتنے ہی ہیں کتنے جو آپ کے پاس اس وقت موجود ہے؟ دیکھیں یہاں قریب 200 دکاندار ہیں. چونکہ وقت کی کمی تھی، ایک جمعہ بھی تھا، آج نماز کا ٹائم بھی تھا، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کا جو کاروبار ہے بالکل متاثر ہے، تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں دکان پہ بیٹھوں 10 روپے کماؤں، عیال کو شام کو کھلانا ہے. تو یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ اپنے گروپ مطلب گروپ وائز جو دکان ہوتے ہیں 10 دکانیں 15 دکان، یہ انہوں نے اپنی طرف سے یہاں بیچ دیے ہیں. یعنی کہ ان کے پریزیڈنٹ صاحب کہاں؟ دیکھیں ہم نے ایک جنرل کال کی تھی، ہم نے ایک جنرل میسیج دی تھی، جنرل ہم نے انوائٹ کی تھی، اوپن انوائٹ تھی، اور جو آنا چاہے گا وہ یہاں پہ آ سکتا ہے. تو ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ وہ کیوں نہیں آئی، وہ ان کا اپنا ہیڈ ہے کہ وہ جانے. کیا دکانداروں میں بھی دڑ بازی ہوئی ہے یا کچھ کوئی گڑبڑ ہے؟ دیکھو دڑ بازی کی بات ہے، دڑ بازی ہر جگہ ہوتی ہے، دڑ بازی کو ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں. دڑ بازی کہاں نہیں جاتی ہے، آپ مجھے بتائیں کہاں پہ؟ RMP محکمے کا جو لسٹہ منظر عام پہ آیا ہے، بالکل انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، تو آپ نے ان کو نہیں کہا کہ دوبارہ اپنی ٹیمیں روانہ کی جائے تاکہ نئی اسسمنٹ؟ بالکل یہ ہم نے لکھا ہے یہاں پہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دکانداروں کے دستخط بھی ہے، یہ ڈپٹی کمشنر کو ہم نے لکھا ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے سارے دکانداروں نے دستخط کیے ہیں. اس کا یہ جو ریویو کیا جائے، جو انہوں نے بنایا ہے اس کا ریویو کیا جائے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے، میں جہاں پہ یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جو ان کے اپنے لاڈ ڈے جیسے لگے ان کو اچھا معاوضہ رکھا ہے. جو ایک غریب دکاندار ہے، جو بات کرنے کے لائق نہیں، اس کا انہوں نے 1.5 لاکھ روپے، ایک کنکریٹ دکان ہے 10 بائی 12 کی دکان، مجھے آپ بتائیں کیا وہ 1.5 لاکھ روپے میں آج کے زمانے میں تیار ہو جائے گی؟ آپ کا ماننا ہے کہ ایک ہی مارکیٹ میں 2 ریٹس؟ بالکل ایک ہی مارکیٹ میں ایک بلڈنگ بنی ہے، ایک بلڈنگ کے 3 دکانیں نکالی ہیں، 3 دکانوں کی 3 ریٹ بنی ہے. ایک کا 1.5 لاکھ ہے، ایک کو 3 لاکھ ہے، ایک کو 4 لاکھ ہے، جبکہ بلڈنگ ایک ہی بنی ہے، اس میں 3 دکانیں بنی ہیں، 3 ریٹ وہاں پہ انہوں نے دکھائی ہیں. اگر آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوئے تو کیا کریں؟ دیکھیں اگر ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے گئے تو میں پہلا شخص ہوں گا جو اس روڈ وائڈنگ کی مداخلت میں سامنے آئے گا. بلڈوزر چلے گا تو میرے چھاتی کے اوپر سے چلے گا، یہ میں چیلنج کرتا ہوں. باقی یہ جو دکاندار ہے میں ان کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہوں، ان کے ساتھ ہوں، اور پہلا بلڈوزر جب لگے گا میں اس کے نیچے بیٹھوں گا، چلے گا تو میرے چھاتی سے گزرے گا. یہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں ایڈمنسٹریشن کو. ساتھ ہی ساتھ میرے یہاں پہ ایک ساتھی اور بیٹھے ہیں، یہ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں، یہ اپنی بات رکھیں گے تو یہ بھی جی. مائک چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم، پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ریگارڈنگ روڈ وائڈنگ ہے. جو یہاں ڈسٹرکٹ جو ہمارا وہ درینہ خواب تھا کہ یہاں کا یہ راستہ بنے، مارکیٹ ڈیولپ ہو، لیکن جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا بیہیویئر اور ان کا جو وے آؤٹ ہے، جو جس حساب سے وہ کام کر رہے ہیں یا اس پروگرام کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، اس سے یہ صاف طور پر لگ رہا ہے کہ ان کو عام لوگوں کے مشکلات کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. پہلی بار ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جو اس روڈ وائڈنگ میں متاثر ہو رہے ہیں دکاندار حضرات اور لینڈ اونرز، ان میں سے کچھ لینڈ اونرز ایز لینڈ لارڈز بھی ہے. اگر ان کی زمینیں متاثر ہو رہی ہے یا اسٹرکچرز متاثر ہو رہے ہیں، نو ڈاؤٹ ان کو کچھ کمپنسیشن دے رہے ہیں. جیسے سننے میں آیا ہے، پہلی بات گورنمنٹ نے کوئی واضح پالیسی نہ ہی ڈسکلوز کی ہے، نہ ہی منظر عام پہ لائی ہے کہ ہم کس ریٹ کے حساب سے ان کو معاوضہ دے رہے ہیں. اس ضمن میں ایک بات میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں، چونکہ جب بھی سیل اینڈ پرچیز آف لینڈ اور کوئی پراپرٹی ہوتی ہے، اس ٹائم
रेवेन्यू अथॉरिटीज़ वो लिस्ट सामने रखती है, उसको बाइफ्रिकेट करती है, जी कमर्शियल लैंड की ये रेट है, कमर्शियल प्रॉपर्टी की ये रेट है, एग्रीकल्चर की ये रेट है, उस वक्त हमको हाईएस्ट रेट के हिसाब से हमको स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है, पे करनी पड़ती है। लेकिन जब उनको वहाँ से देने की बारी आती है, इस ज़मन में मैं ये कहना चाहता हूँ, आज उनको हमको कॉम्पनसेशन देना है, वो देख रहे हैं सबसे लोवेस्ट पॉसिबल रेट कौन सी है, उसी ज़ुमरे में इनको हम डालेंगे, वो हमको काबिल कबूल नहीं है। इन एडिशन टू दैट मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई लैंडलॉर्ड या कोई लैंड ओनर इसमें इफेक्ट हो रहा है, अगर किसी का ज़मीन एक कनाल है, उसमें से उसको 10 मलरे जा रहे हैं, लेकिन जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ लैंड है 10 मलरा, वो भी हैबिटेबल नहीं रहता है एज पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी गाइडलाइंस, उस लैंड पे फर्दर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है जो इनके नॉर्म्स है। इसका मतलब हो गया हमको दोहरी मार दे रहे हैं, एक तो ज़मीन लोवेस्ट रेट्स पे ले रहे हैं, मनमानी रेट्स पे, और जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ लैंड है उसको भी हमको ऐसे ही रखना पड़ेगा, उसमें हमको अलाउ नहीं किया जाएगा। हम जानते हैं जो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के बायलाज हैं उनके हिसाब से वो ज़मीनें भी हमारी बेकार हैं। उसके रिगार्डिंग मैं हुकाम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि जो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी की एक्विजिशन पॉलिसी है या ये ड्राइव है, ये हर किसी स्टेट में होती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में आज हो रहा है, हिंदुस्तान के बाकी रियासतों में इससे पहले भी हुआ है। उन रियासतों के साथ जिस तरह से इंसाफ हुआ है हमारे साथ भी होना चाहिए, क्योंकि हम भी इसी मुल्क के बाशिंदे हैं। हमारे साथ ये दोहरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर हमारे साथ इन्होंने वो सौतेली माँ का व्यवहार किया तो हम सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं। उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है लैंड एक्विजिशन के रिगार्डिंग, उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है, अगर कोई लैंड ओनर सफ़र हो रहा है, उसका जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ लैंड है उस पे वो अपना लाइवलीहुड फिर से स्टार्ट करने के लिए अगर कोई पहल करता है कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए, उस टाइम वो बायलाज में उसको रिलैक्सेशन मिल सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। उस रूलिंग के हिसाब से उसको एफिडेविट देनी पड़ेगी नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, मैं ऑन माई ओन में ये बना रहा हूँ, कल को अगर आपको इस ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम मैं ये क्लेम नहीं करूँगा जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया होगा, इस स्ट्रक्चर के लिए मैं फ्यूचर में क्लेम नहीं करूँगा, मुझे कंपनसेशन दीजिए। उसी तर्ज अमल पे हम चाहते हैं हमारे साथ भी इंसाफ होना चाहिए। लास्ट आखिर में हम इन नटशेल अपने मुतालबात ब्रीफली बताना चाहेंगे। वो हमारे August रेट गसन एज पर NHA एक्ट यमन बायलाज लास्ट में मैं हुकाम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, जो हमारी यहाँ पे जो मेंशन पॉइंट्स हुए हैं उन पे ये जो हमारे मुतालबात हैं, एक जो कि हमें रिहेबिलिटेट किया जाए, हमारे जो दुकानदार भाई हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, उनके लिए कोई ख़ास जगह देखी जाए, उनको दुकानें देनी है ताकि उनका रोज़गार मुतासर ना हो। दूसरी बात यह है, जो दुकान उठता है उसके जो डिमॉलिश होता है उसके पीछे उसकी लैंड बची है, उसको यूज़ करने की भी इजाज़त होनी चाहिए, इजाज़त देनी चाहिए, ये एक बात है। और जो लैंड का मसला है कि कंपनसेशन किस तरीके से दिया जाए, पहले हमें बताया गया था कि 4 टाइम्स, क्योंकि यूटी है तो यूटी में 4 टाइम्स आपको कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये मुतालबा है कि कंपनसेशन हमें दिया जाए, भरपूर कंपनसेशन दिया जाए 4 टाइम्स के हिसाब से, जैसे कि आपने बाहर के स्टेटों में दिया है। और जो बाहर के स्टेटों में जो कानून लागू हुए हैं उनके हिसाब से यहाँ भी, क्योंकि ये भी अब यूनियन टेरिटरी है, उसके हिसाब से यहाँ भी कानून, इस रोड वाइडनिंग के कानून नाफिज होने चाहिए। दूसरी एक अहम बात है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया ने यहाँ पे फ्लाई ओवर की बात की है 2.5 किलोमीटर, और वो भी एलिवेटेड फ्लाई ओवर है।
यानी कि वो दोनों साइड ब्लाइंड रहेगा, हाँ, तो उसकी वजह से हमारा जो रोजगार है वो मुतासर हो सकता है, और जो रौनक है वो भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। और उसको हम रिव्यू करने की दरख्वास्त करते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी से, उनके इंजीनियर से, कि ये जो फ्लाईओवर आप बना रहे हैं उसको रिव्यू किया जाए, उसको नई तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाया जाए ताकि लोग ज़्यादा मुतासर न हों।